हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दोबारा से पॉलिटी की क्लासेस के अंदर। आशा करता हूँ कि पिछले लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझ में आ गई होगी बातें। पिछले लेक्चर्स के अंदर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपन पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने पार्ट 3 तक खत्म कर लिया था, फंडामेंटल राइट्स तक। काफ़ी अच्छे से आपको फंडामेंटल राइट्स समझ में आ गए थे। अब अपन पार्ट 4 के अंदर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो पार्ट 4 क्या कह रहा है आपका? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या चीजें हैं देखिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अगर अपनी कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन बातों का ध्यान रखेगी जो कि संविधान के अंदर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंदर लिखी गई है। अब इन आर्टिकल्स में क्या लिख रखा है, हालांकि अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि लिखा हुआ है कि भाई सरकार को चाहिए कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे, सरकार को चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, सरकार को चाहिए कि वे लोगों के हेल्थ का, एजुकेशन का ध्यान रखे, सरकार को चाहिए कि जो अनएडवांटेज ग्रुप्स हैं जैसे कि SC ST OBCs एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, उनके अपलिफ्टमेंट का ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कैसे करती है? पॉलिसी बना करके एक स्कीम बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो स्कीम बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान गवर्नमेंट रखती है। अब सवाल ये उठता है, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ? यानी कि अगर सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जो कि उसको बनानी चाहिए थी इन प्रिंसिपल्स के तहत, तो क्या आप सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या करेंगे साहब? अगर कोई गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं करेगी तो आप वोट दीजिए। 5 साल बाद अगर कोई सरकार इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो आप ऐसी सरकार को वोट मत दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। So they are accountable, government is accountable for directive principles of state policies to the public directly during the elections. And they are not responsible in the court of law for not enforcing directive principles of state policies. Getting my point? चलिए ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। पहली चीज तो आपने याद करी, नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पालना नहीं करी जाती है। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यहीं याद रख लो, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। पार्ट कौन सा है यहाँ याद कर लो, पार्ट 4। ठीक है, तो मेजरली तो आपसे इतना ही सवाल पूछा जाएगा। फिर भी अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये पॉलिसीज? क्या है ये पॉलिसीज देखिए। तो दोस्तों बात क्या चल रही थी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर हमने कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, सिर्फ आपको याद रखनी है वन लाइन के अंदर। एक्सप्लेन जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। देखिए आर्टिकल 36 इट डिफाइंस द स्टेट। जैसे कि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को डिफाइन करता था कि गवर्नमेंट कौन है जिसके विरुद्ध ये फंडामेंटल राइट्स हैं या जिसको ये फंडामेंटल राइट्स का पालन करना है। ऐसे यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 36 में कि कौन गवर्नमेंट है जिसको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 आता है, इट टेल्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के हैं कि भाई सरकार को सोशल जस्टिस करना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस करना चाहिए। ये सब चीज़ें आर्टिकल 37 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 38 के अंदर क्या कर रखा है कि एक सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए और एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ये बताते हैं कि हमारा जो देश जो है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक कल्याणकारी पॉलिसीज़ होती हैं ताकि लोगों का उत्थान हो, लोग डेवलप करें ना। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम लड़ लड़ के टेरिटरी को जीतते रहें किसी के। पता चला इसको अटैक करा वो टेरिटरी जीत ली, उसको अटैक करा वो टेरिटरी जीत ली। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है?
हम डिफेंस करते हैं अपनी बाउंड्रीज का, और मेन फोकस किस पे रखते हैं, वेलफेयर ऑफ द नेशन पे, कि वेलफेयर ऑफ द कंट्री हो, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हो। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आर्टिकल 38 में क्या रखा है, आर्टिकल 39 के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स कह रखे हैं, ठीक है। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में चर्चा करी गई है। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। देखिए, मान लीजिए कि आपकी लड़ाई किसी ऐसे आदमी से हो गई जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है वो बहुत बड़ा वकील करेगा, बहुत बड़ा वकील करेगा आपके विरुद्ध, जिसकी फीस लाखों में होगी और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि उसके केस जीतने के प्रतिशत भी ज़्यादा हों, तभी वो बहुत बड़ा वकील बना है। और उसके विरुद्ध आप हो, एक गरीब आदमी जिसके पास वकील करने के भी पैसे नहीं है, वो अपना केस कैसे लड़ेगा, ठीक है। तो सरकार ने बोला नहीं, ये तो फिर जस्टिस डिनाइड हो जाएगा उस गरीब आदमी को। तो सरकार ने क्या कहा कि नहीं, इनको फ्री लीगल एड दो। इसीलिए जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हो तो एक सरकारी वकील का प्रावधान होता है, जिनके पास भी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल लोग होते हैं, उनको सरकारी वकील की मदद लेने का अधिकार प्राप्त होता है, सरकार देती है वो, ठीक है। तो फ्री लीगल एड हो गया, क्योंकि जब वकील मिलेगा तो आपको जस्टिस मिलेगा। यह आर्टिकल 39A में बता रखा है, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के लिए एक अमेंडमेंट लेकर के आए थे, आर्टिकल 73, अमेंडमेंट 73 1992 वाला, जिसके अंदर क्या कहा था कि भाई अब विलेज पंचायत जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे जा रहे हैं। ये अमेंडमेंट आया 1992 में। उससे पहले भी जब संविधान बना था तो सरकार को एक नीति निर्देशक तत्व के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि विलेज के अंदर पंचायत ऑर्गेनाइज हो, लेकिन हो नहीं पाती थी। इसलिए फिर संविधान में एक प्रावधान ही करा गया कि भाई 73वें संशोधन 1992 के तहत अब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं फुल फ्लैश तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो 40 में क्या कह रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एक्चुअली जो गांधी जी थे ना, उनका सपना था कि भाई विलेज के अंदर जो है पंचायत होनी चाहिए, तो एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आर्टिकल 41 देखिए, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। देखिए, आपको भी पता है कि वृद्धावस्था पेंशन स्कीम मिलती है आपको, ठीक है। कहाँ से मिलता है, ये पब्लिक असिस्टेंट है, असिस्टेंस है इन सर्टेन केसेस, ठीक है। फिर आपको एजुकेशन का राइट है, काम करने का अधिकार है। सरकार आपके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाती है। क्यों चलाती है, ताकि नीति निर्देशक तत्वों का पालन हो सके, लोगों को काम धंधा रोजगार मिल सके, ठीक है। आर्टिकल 41। फिर आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। देखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग, जैसे आपके भाई वगैरह एमएनसी में काम करते होंगे, तो उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं तो उनको फैक्ट्री एक्ट के तहत, लेबर एक्ट के तहत कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से आए, ये प्रावधान यहाँ से आए क्योंकि आर्टिकल 42 में ले रखा है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कि भाई जो भी आपका वर्कर है उसको कम से कम पानी पीने की ढंग की सुविधा होनी चाहिए, उसको फ्रेश होने के लिए सुविधा देनी, उसको लॉकर रूम्स देने हैं आपको, ठीक है। उसको लाइटिंग, इल्यूमिनेशन जो है कमरे के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं कहाँ दे रखी हैं, कुछ कानूनों में दे रखी हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम हो गया या श्रम अधिनियम हो गए, ठीक है। वो कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 42 के अंदर दे रखा है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। वर्क की जो है ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए और मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 है, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स। कम से कम हर आदमी को इतना वेज तो मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए सरकार क्या लेकर के आती है, मिनिमम वेजेस एक्ट। समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी मिनिमम वेजेस की दरें बढ़ाते रहते हैं कि भाई जो अकुशल श्रमिक है उसको इतने रुपए प्रतिदिन मिलेगा, जो अर्धकुशल है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, जो स्किल्ड लेबर है उसको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उससे कम कोई भी नियोक्ता आपको सैलरी नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहाँ इसका वर्णन मिलता है, लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43A क्या कह रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा यूनियंस होती हैं वर्कर्स की, तो वो कहाँ से अपनी पावर डिराइव कर रही है, वो यहाँ से डिराइव कर रही है। फिर आर्टिकल 43 है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि एक दूध हमारे घर में आता है, सरस डेयरी से आता है, ठीक है। तो ये सरस डेयरी क्या है, कोऑपरेटिव है कि बहुत सारे जो दूध उत्पादक हैं
वो जॉइंटली अपना जो प्रोडक्ट है वो उस कोऑपरेटिव में दे देते हैं, उनको भी बेनिफिट होता है और फिर कोऑपरेटिव ढंग से उनको प्रोसेस करके आगे कंज्यूमर्स को दे देती है, और जो भी बेनिफिट आता है वो अल्टीमेटली उन जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, और वो कहाँ मिलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपने देख लिया। अब आगे वाले आर्टिकल्स देख लीजिए। आगे वाले आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इस पे तो काफ़ी चर्चा इन दिनों न्यूज़ में भी चल रही है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, एक सेक्शन कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सिविल कोड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होता है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर जो सिविल लॉज हैं, शादी को लेकर के कुछ नियम हैं कि भाई एक धर्म संप्रदाय वाला जो है इतनी शादी कर सकता है, दूसरे धर्म संप्रदाय वाला थोड़ी ज़्यादा शादी कर सकता है, क्यों भाई? अलग अलग क्यों हैं? पहले ही कहा जाता था कि भाई सबके रिलीजन के हिसाब से कानून अलग अलग हैं, परंतु अब ये कहा जा रहा है कि जब देश जो है सांप्रदायिक नहीं है, मतलब कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो सिविल कोड भी जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए हर नागरिक के लिए। तो वो कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 44 के अंदर लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 45 को देखिए। आर्टिकल 45 में क्या देखा है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। कि 6 साल से कम के जो बच्चे हैं, सरकार को उनके लिए चाइल्ड केयर के लिए क्या करना चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने स्कीम चलाई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ताकि 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन दिया जा सके, उनका लालन पालन ढंग से हो सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? इनके थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है। जो जो टॉपिक इनके अंदर मिलेगा उन पर देखना सरकार कोई ना कोई स्कीम चलाती है, और ऐसे करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एनफोर्स करा जाता है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। देखो, पहले भी जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो बात चली थी कि भाई सर रिजर्वेशन क्यों, तो मैंने आपको चर्चा करी थी कि भाई उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो लोगों ने बोला था, ऐसी बात अखबारों में भी आती है कि सर आर्टिकल 16 तो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड। बात ठीक है, तो बोले सर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? क्योंकि उसी के अंदर लिखा हुआ एक प्रावधान के अंदर कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जो सेक्शंस ऐसे हैं जो समाज में नीचे तबके पे आते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट कर सकती है। वहाँ तो लिखा हुआ ही है, यहाँ पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिख रखा है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। इसलिए भी सरकार जो है रिजर्वेशन देती है, उनको अलग से जो है कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 47 देखिएगा। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन, जैसे आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम चल रही है, ये मिड डे मील स्कीम क्या है? बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए है। कहाँ से आइडिया आया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ था, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन। लोगों के लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा होता है, सब मिड डे मील स्कीम चला दो। ऐसी और भी स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सर्विसेज चलती हैं। चौपाल एक छोटा सा वो आता था, धारावाहिक या कार्यक्रम आता था दूरदर्शन पे, शायद अभी भी आता होगा, शाम को 7 बजे आता था। क्यों चलता है? क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टाइज जो है एग्रीकल्चर सर्विसेज में फार्मर्स को बताना चाहते हैं। तो ये स्कीम किसने चलाई? गवर्नमेंट ने चलाई। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया, किसानों को उन्नत बीज दे दिए, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया। ये सब स्कीम्स कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भाई स्टेट को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी उनको प्रमोट करना है, ऊपर लाना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 48 है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब देखो ये बोल तो रखा ही है कि भाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का आप क्या करो? प्रोटेक्शन करो। लेकिन अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ कानून भी बना रखे हैं उसके लिए, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना रखा है, एयर एक्ट बना रखा है, वाटर एक्ट बना रखा है। उनके थ्रू तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये बनाया क्यों कानून? क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ लिखा है कि भाई फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सरकार को बचाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 49
प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और आप लोग क्या करते हो, किसी नेशनल मॉन्यूमेंट पर जाओगे तो वहां कुछ लिख करके आ जाते हो, तो ये मत करा करो, गलत चीज़ है ये। क्योंकि सरकार का तो ये दायित्व है कि भाई मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है। इसीलिए क्या बनाया, गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया, गवर्नमेंट ने देवस्थान विभाग बना दिया कि जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करा जाए। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जहां तक संभव हो सके और यथासंभव सरकार को चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो। कार्यपालिका और न्यायपालिका जहां पर एक होंगे वहां पे कार्यपालिका जो है अपने कृत्यों का मूल्यांकन करेगी नहीं, क्योंकि वो खुद ही न्यायपालिका है। जैसे कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उन्हीं के पास लॉ एंड ऑर्डर कानून की काफ़ी ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी। फिर क्या करा, फिर गवर्नमेंट जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर धीरे धीरे इनको सेपरेट करा गया, भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग रहे और जुडिशरी पावर जो है वो वहाँ का जो जुडिशल न्यायिक जज है उसके पास रहे, एक के पास नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो कार्यपालिका का भाग है, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यायपालिका का जो आदमी है जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है वो न्यायपालिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में इसको भरसक प्रयत्न करके सेपरेट रखा जाता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है। आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए क्या होता है, कभी हम G20 समिट कराते हैं, कभी हम G7 समिट कराते हैं, कभी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, पीस हो और सिक्योरिटी डेवलप्ड रहे। तो दोस्तों ये क्या थे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्या चीज़ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। एक एडिशनल फैक्ट जो आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि लिए कहाँ से हैं अपन ने, आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। चलो अब ये भी देख लो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है आपको, एडिशनल फैक्ट है। अब आ जाओ साहब पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो नाम से ही लग रहा है, जहाँ पर ए लगाया है इसका मतलब है कि पहले नहीं रहे होंगे, बीच में डाले गए हैं, बीच में डाले गए हैं। अब आर्टिकल्स बचे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 51 के बाद 52 शुरू होता है, तो बीच में कुछ डालना होगा तो क्या करूँगा मैं, ए डाल दूंगा, ए के बाद बी डाल दूंगा, बी के बाद सी डाल दूंगा। तो क्या कर दिया, 51A पार्ट 4A। इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी, जब संविधान बना था तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड नहीं करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू संविधान के अंदर ऐड करी गई हैं। ठीक है, आइए फंडामेंटल ड्यूटीज समझते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, सबसे पहले स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि फंडामेंटल ड्यूटीज करके कोई ड्यूटीज जो हैं, कुछ ड्यूटीज जो हैं नागरिकों के पास होनी चाहिए, ताकि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ध्यान रहे। खाली अधिकार ही नहीं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से एक चैप्टर जो है अपने को संविधान में डालना चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और फिर 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत एक और जोड़ करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। कितनी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। ये देखो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये जोड़ी गई है इसके थ्रू, 86th अमेंडमेंट के थ्रू। बाकी जो 10 थी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही थी। और जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं। ठीक है, आओ अपन देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। एक ही नाम जरूर याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी जरूर आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, ऐसी चीजें ही आने की ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में। चलिए कौन कौन सी ड्यूटीज है?
और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ो इस चीज़ को तो ध्यान रखो आगे से जो भी आप कृत्य करो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अनुरूप कृत्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पालना करोगे तो नो डाउट एक बहुत अच्छे भारतीय नागरिक बनोगे आप। ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। संविधान को पहले तो समझो, संविधान की भावनाओं का कद्र करो, जो कि अपन ने प्रिम्बल पढ़ा, समझा कि संविधान की भावना क्या है, और उनके आइडियल्स पे स्ट्रिक्ट रहो। तो ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हो, तो बेसिकली आप पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कर रहे हो, पूरी कर रहे हो। तो लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पहला पार्ट तो पूरा कर रहे हो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो। ठीक है। दूसरा क्या है, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कब अडॉप्ट करा गया था और किसने बनाया था। नेशनल एंथम किसने बनाया था ये आपको मैंने टास्क दिया था, गूगल करके देखिएगा। ठीक है। तो इसका आपको रेस्पेक्ट करना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका फ्लैग का और एंथम का। तीसरी क्या ड्यूटी है, टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियाज ऑफ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, तो मान करके चलिए कि धर्म निरपेक्ष हैं अपन। डेमोक्रेसी है एंड नॉन वायलेंस है। भाई गांधी जी का देश है, ये गांधी जी का देश है, वायलेंस किस बात का। हम तो हर चीज़ सत्याग्रह से करते आए हैं, तो सत्याग्रह नॉन वायलेंस जो है उसके आइडियाज़ को आप चेरिश करिए। ठीक है। फिर टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज। आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रिजर्व करके रखिए भाई। आपकी जो लिपि है, आपके जो शास्त्र हैं उनको आप प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि हेरिटेज है ये। टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा कृत्य मत करिए जिससे कि आपकी देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे खतरा है। ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी पे खतरा आएगा तो संप्रभुता पे खतरा आएगा। अभी आपके ऊपर किसी देश का राज नहीं है, किसी और बाहरी शक्ति का राज नहीं है, आप स्वयं के राजा हो। अगर सिक्योरिटी पे खतरा आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी संप्रभुता जाएगी। ठीक है। फिर आगे क्या है, टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, रेलवे, पब्लिक बसेस। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए ट्रैक उखाड़ देते हैं। रेलवे में कोई गया, रेलवे की चद्दर उठा करके ले आया। पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गंदा छोड़ करके आ रहे हैं। पब्लिक मॉन्यूमेंट्स पे कुछ लिख करके आ जा रहे हैं। तो ये सब अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हो। और फंडामेंटल ड्यूटी हालांकि ये भी एनफोर्सेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स नहीं करा है, इसके लिए आपको सजा नहीं दी जाती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप पूरी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका एक नैतिक कर्तव्य है। एक नैतिक कर्तव्य है, अगर अपने देश को बचाना है तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पालना करिए। फिर टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है दोस्तों, ये एक आम नागरिक के लिए भी है कि जहां देश आए वहां अपने बारे में मत सोचो, पहले देश के बारे में सोचना है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, टू अवॉइड डाउरी, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इवल्स। सोशल इवल्स कौन से थे, जैसे पहले डायन प्रथा चलती थी, तो यार आप साइंटिफिक टेम्परामेंट इस्तेमाल करो, काहे की डायन प्रथा होती है, कोई नहीं होती है। तो इसीलिए आप जो है ये सोशल इवल्स क्या है, नहीं होने चाहिए। डाउरी नहीं लेनी है, गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलना है। ठीक है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी आप आपकी जीवन के स्फेयर के अंदर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्सेल करने की कोशिश करिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप उत्थान करिए। अगर आप इंजीनियर है तो एक अच्छे इंजीनियर बनिए, डॉक्टर हैं तो एक अच्छे डॉक्टर बनिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट बनिए। ठीक है। तो ये सब कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब ये 10 तो अपन ने पढ़ ली, 11वीं कौन सी है भाई, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट एंड द गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज। क्योंकि क्या होता था ना कि बहुत से गांव में और किसान, मतलब बहुत से गांव ऐसे के जो लोग हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं करा करते थे। बोलते थे बेटा तू तो जो है अपने घर के काम में लग जा, कम से कम मेरा हाथ बटा काम के अंदर, तो इससे क्या होगा कि हमारे घर का रोजगार बढ़ेगा। सरकार ने बोला कि भाई ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप उसके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो। जब ये बड़ा होगा लड़का तो आपके परिवार की आमदनी शायद अभी जो आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमा पाओगे, क्योंकि एजुकेशन ऐसा एसेट है। लेकिन इसके लिए फोर्स नहीं करा किसी को, सरकार ने एक ड्यूटी बना दी कि भाई आपकी ड्यूटी है कि आप अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को पढ़ाओ। पढ़ाने में
उसका योगदान दो। और सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, कईयों के पेरेंट्स नहीं होते, तो कोई भी गार्जियन हो, वो गार्जियन जो है वो बच्चों को पढ़वाए, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़वाए, स्कूल भेजे। तो ये क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई आपकी। एंड दे आर ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। यह आपको, आपकी नैतिकता है कि आप इनका पालन करें। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए, अब जब अपन बात कर रहे थे अमेंडमेंट के थ्रू, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ चीजें अमेंड कर कर जोड़ी गई हैं, स्टार्टिंग में नहीं थी। आपको पता है ऐसे ही कुछ चीजें प्रिम्बल के अंदर भी बाद में जोड़ी गई हैं, स्टार्टिंग में नहीं थी। ये प्रिम्बल अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, वहीं से लेकर के आया हूं। इसके अंदर ये देखिएगा कि सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये जो 3 वर्ड हैं, ये जो 3 वर्ड हैं, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद जोड़े गए हैं। स्टार्टिंग में ये वर्ड्स नहीं थे। तो ये सवाल भी आपसे कोई पूछ सकता है। देखिए लिखा हुआ भी है, जो पहला लिखा हुआ है यहाँ से, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सब्सटीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सेक्शन 2, सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक विद इफेक्ट फ्रॉम 3/1/1977। ठीक है, यानी सोवर्जिन जो है आपका, और आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बाद में जोड़े गए हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो अपन ने बात कर ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, 42nd अमेंडमेंट 1976 की। अब बात करेंगे पार्ट 5 की, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 452 टू आर्टिकल 151। ये यूनियन गवर्नमेंट के ढांचे को बताता है, यूनियन गवर्नमेंट के ढांचे को बनाता है कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, अब जब यूनियन गवर्नमेंट की बात करूंगा तो सबसे पहले ये प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा, फिर ये प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताएगा, फिर ये अटॉर्नी जनरल के बारे में बताएगा। ऐसे करके इन सब डिग्निटरीज के बारे में, इनके रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक लिखा हुआ है, जिसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं, एक काम करते हैं। जब भी कोई राज्य होता है, राज्य यानी कि कोई देश है, मान लीजिए कोई देश है, तो उसका एक कोई हेड होता है, मान लीजिए कोई राजा होता है, कोई मुखिया होता है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो मुखिया है वो कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो मुखिया है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये कौन है? नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड यानी कि नोशनल हेड है, सारे काम इनकी सील और साइन से होते हैं, बट बेसिकली चलती किसकी है? प्राइम मिनिस्टर। बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आगे अपन पढ़ेंगे। तो रियल हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड कौन हो गए? प्रेसिडेंट महोदय। तो एक तो हो गया हेड ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है,
सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन पर साइन और सील किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के, ठीक है। लेकिन उसका खाका किसने तैयार करा हुआ होता है? प्राइम मिनिस्टर ने। और प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता कि मैं साइन नहीं करूँगा। अगर वो ऐसा करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इम्पीचमेंट करेगा, और अगर उसने ऐसा करा तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है? सिर्फ नॉमिनल हेड है। काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट खुद। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट खुद। और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, जैसे कि गृह मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा उसी को प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट किसको? ये बंदा जो होता है, हु इज द लीडर ऑफ पार्टी, कौन सी पार्टी? हु हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी लोकसभा के अंदर, उसका जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और संविधान में यह भी लिखा हुआ है दैट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। मतलब ये जो एड एंड एडवाइस है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पर, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल मिनिस्टर कह दिया कि साहब ये नीति बननी है, इस पे, इस कानून पे साइन करिए, ये पास होकर के आ गया है, हम ये चाहते हैं, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। प्रेसिडेंट is a part of executive as well as a part of legislature, that is parliament। ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो एग्जीक्यूटिव तो हैं ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइन किससे करा के ले जा रहे हैं अपने ऑर्डर्स को? किससे करा के ले जा रहे हैं भाई? प्रेसिडेंट से। तो एक तरीके से सरकार का मुखिया कौन हो गया? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। परंतु प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भाग भी है भारत में। क्यों? क्यों है पार्लियामेंट का भाग? क्योंकि कोई भी कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित करने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपना मोहर और सिग्नेचर नहीं कर देते। और पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? एक ही तो काम है, कानून बनाना। अगर प्रेसिडेंट ने सील साइन नहीं करे तो कानून कैसे बनेगा? इसीलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है भारत के अंदर। ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई आपसे सवाल पूछे कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, तो आपको क्या लिखना है? पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? एक तो प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी। ये सवाल आता है भाई। एक और चीज समझो,
मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है उसका, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, उसको लगा मेरे को नहीं काम करना, उसने जाके रिजाइन दे दिया। किसको देगा रिजाइन? प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा। तो बाकी जो मंत्रीगण है उनके साथ क्या होगा? क्या नया प्रधानमंत्री चुन के वो दे देंगे? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज इट इज काम करती रहेगी? प्रधानमंत्री के लिए अलग से इलेक्शन होगा? क्या होगा? तो भैया इसका आंसर ये है द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर deemed to have resigned। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, कोई भी मंत्री नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही तो इनको मंत्री बनाया गया था। अब जब वो बंदा प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं तो उसके मंत्री कैसे रहेंगे? नॉट पॉसिबल। इसीलिए द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर गिव्स रेजिग्नेशन, जितने मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 में प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल की करेंगे, और किसकी बात करेंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी बात करेंगे। इसको अपन एक साथ ब्रॉड वे में लेंगे। अभी आगे चलते हैं। पार्ट 6 आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। जैसे कि ये प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर हम गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की जैसा यहाँ पे कुछ होता नहीं स्टेट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है, ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है। ठीक है, तो ये पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिसाइडेड होता है। और कैसे याद रखोगे? मैं कैसे याद रखता हूँ? जैसे कि मैं ये रखता हूँ ना, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, तो ये एस से 6 हो गया, ये एस से स्टेट हो गया, ऐसे भी याद रख लेना। ठीक है, ये खाली याद करने का तरीका है, आप अपना तरीका बना सकते हो। ठीक है, फिर पार्ट 8 देखिए आप, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 238 कहाँ गया, पार्ट 7 कहाँ गया? तो भैया आर्टिकल 238 रिमूव कर दिया गया है, आर्टिकल 238 रिमूव कर दिया गया है। अभी हम पार्ट 8 के बारे में बात कर रहे हैं, 239 से 242। ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? जिन ऐसी टेरिटरीज जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे उनकी खुद की विधानसभा है, खुद के जो हैं मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, एक दिल्ली हो गई और एक पौंडीचेरी हो गई। बाकी सब में क्या होते हैं? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और उनके लिए कानून डायरेक्टली पार्लियामेंट बनाती है। तो उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में आर्टिकल 239 से 242 तक लिखा हुआ है। पार्ट 9 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। 73rd अमेंडमेंट 1992 के बाद में ये पार्ट जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त करवाया गया है। क्योंकि इससे पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त था नहीं, तो जितनी भी राज्य सरकारें थी वो पंचायतों के चुनाव ही नहीं कराती थी। पंचायतों के चुनाव नहीं कराती थी, पंचायत बनती नहीं थी, पंचायत बनती नहीं थी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। इसीलिए आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के अंदर ये प्रावधान करा गया। पार्ट 9 है, इससे मिलता जुलता ही है। आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ये म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताता है। देखिए, ये तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है और ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद है ना, टाउन एरियाज में होते हैं ये। तो ये भी 73rd अमेंडमेंट 1992 के साथ ऐड करे गए थे। ये दोनों एक साथ ही आए थे 1992 में। ठीक है, पार्ट 9 भी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है। 97th अमेंडमेंट 2011 के बाद जोड़ा गया था, आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक।
आपको तो एज इट इज़ ये जो रेडी रिकॉर्ड्स मैंने आपको दिए हैं एज इट इज़ आप इनको 4-5 बार पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पार्ट 10 देखिएगा, आर्टिकल 244 से 244A शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वही वाले जो मैंने आपको बताया था ना, शेड्यूल 12 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल में 5th एंड 6th शेड्यूल थे, उनमें डिटेल्स दे रखी थी कौन से शेड्यूल्स एरियाज हैं, कौन से ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए आर्टिकल्स लिख रखे इसके अंदर, ठीक है। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300A। जब मैं 300A बोल रहा हूं तो आपको ध्यान आ गया होगा वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला, जो कि लीगल राइट है, आर्टिकल 300A के अंदर में है। 264 से लेकर 300A डायरेक्ट जो है वो फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट 13 देखिए, आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक है। इट टेल्स अबाउट ट्रेड, कॉमर्स एंड इन द टेरिटरी। आपकी जो टेरिटरी है, भारत की जो टेरिटरी है, उसके अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्री कर रखा है ना, कि भाई ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि दिल्ली का आदमी तमिलनाडु में जाकर के बिजनेस नहीं कर सकता, या दिल्ली का आदमी अपना जो माल है वो उड़ीसा में नहीं बेच सकता, या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो ये 301 से 307 के तहत जो है इनको रेगुलेट करा जाता है आर्टिकल्स के तहत। और ये आर्टिकल्स कहाँ से अपन ने लिए हैं, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से इसका वो लिया है। पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से 323 है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। कौन कौन सी सर्विस, IAS हो गया, IPS हो गया एंड और डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनके बारे में 308 से 323 के बारे में कहा है। इसी के अंदर आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी कह रखा है कि भाई ये सर्विसेज तो हैं, इनको रिक्रूट कौन करेगा, इनका एग्जाम कौन कराएगा, UPSC कराएगा, ठीक है। आर्टिकल ये पार्ट 14A के अंदर है, आर्टिकल 323A से लेके 323A एंड B, इट टेल्स अबाउट द ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारे छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, जैसे कि सर्विस रिलेटेड मैटर्स हो गए, या दो कंपनियों के बीच में विवाद चल रहा है, या बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया और वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई, अब बैंक का लोन नहीं चुका पा रही है। ऐसे विवाद हैं जो कि टेक्निकल नेचर के हैं, और ऐसे कितने ही विवाद होते हैं। अगर ये कोर्ट में जाने लग गए तो पहली बात तो कोर्ट के पास इन सब चीज़ों को फर्स्ट हैंड देखने के लिए एक्सपर्टाइज नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो ये प्रावधान करा गया कि भाई इस तरीके के जो टेक्निकल नेचर के जो केसेस हैं उनको एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम के थ्रू एडजुडिकेट करा दिया जाए, ताकि कोर्ट तक जाने की नौबत ना पड़े। और फिर भी कोई अगर ऐसा लगे कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो को फाइनली कोर्ट आ ही सकता है। तो इसीलिए ट्रिब्यूनल्स का विकास करा गया आर्टिकल 323A एंड B के अंदर। आर्टिकल 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप सरकारी नौकर हैं, आपके साथ सर्विस मैटर के अंदर कुछ कर दिया गया, तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाकर के अपनी दरखास्त लगा सकते हैं सरकार के विरुद्ध। आप कोई कंपनी है, लोन में डिफ़ॉल्ट हो गए और बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ठीक है। वो 323B के अंदर आ जाएगा। तो ट्रिब्यूनल क्या हुआ है, क्वासी जुडिशियल फोरम्स हो गए। ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट्स। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इनको भी जोड़ा गया था। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329A है, इट टेल्स अबाउट द इलेक्शन। और इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है, पावर्स, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जानकारी कहाँ मिलती है, पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329A के बीच में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ भी सकता है। पार्ट 16 आर्टिकल 330 से 342 स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस। यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात करी गई है, ठीक है। पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। अभी वर्तमान में भारत के पास कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस तो बहुत है, 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा गया और उनको इनमें डाला गया है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है।
पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेल्स अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस. इट टेल्स अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस. लगे हाथ तो इमरजेंसी प्रोविजंस को मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं आपके. और एक ये पार्ट 20 है आर्टिकल 368. इट टेल्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो दोस्तों आप अपना अगला लेक्चर जब अपन शुरू करेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.